क्वेश्चन तुम्हें गिवन है एक सर्किट है। सर्किट में एमीटर करंट को रीड करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्ट को रीड करने के लिए, जिसमें करंट रीड हो रहा है 2 एम्पेयर और वोल्टेज रीड हो रहा है 120 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर की वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट 3000 ओम। कह रहे वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस है अगर वो 3000 है तो इस वाले आर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना। तो इजी है क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेकर यू आर गिवन करंट, यू आर गिवन वोल्टेज, यू हैव टू फाइंड द अदर आर। नेक्स्ट है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज टेकन टू बी इन्फिनेटली लार्ज, तो क्या होगा? इन्फिनेटली लार्ज का तो क्या होगा? तो तुम्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये डेटा तुमने लिख लिया। ओके। और हम क्या करेंगे, वोल्ट मीटर में वन 120 वोल्ट है ना, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद हमें क्या बताना है कि करंट जो है ना वोल्ट मीटर में कितना फ्लो कर रहा है। देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वायर आया है बाद में करंट डिवाइड हो गया है। इधर रेजिस्टेंस के ऊपर करंट गया, बाद में ये वोल्ट मीटर, इधर ये दो वायर हो गए ना। जब दो वायर हो गए तो करंट डिवाइड हो गया। करंट क्या हो गया? डिवाइड हो गया। यहाँ पर 2 एम्पेयर था इस वायर में, तो डेफिनेटली अब ये दो वायर अलग अलग हुए हैं पैरेलल, तो दोनों में करंट अलग अलग हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर करंट मालूम पड़ गया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमें पता है कि आई हमें निकालना है V बाई आर। ठीक है ना। तो V कितना है? 120 वोल्ट है। सर V 120 क्यों लिया हुआ है? V इसलिए 120 लिया है क्योंकि पैरेलल, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, पैरेलल में वोल्टेज सेम ही रहने वाला है। वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। पैरेलल में करंट अलग अलग होता है, और सीरीज़ में करंट सेम रहेगा, वोल्टेज हर रेजिस्टेंस में अलग अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि वोल्टेज जो है 120 वोल्ट, जो जो तुम्हें वोल्ट मीटर में 3000 वोल्ट दिया हुआ है, 3000 ओम, और ये टोटल वोल्टेज वोल्ट मीटर वोल्ट 120 दिया हुआ है, तो 120 दोनों वायर के लिए भी 120 है, दोनों एंड के लिए। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने करंट निकाला कौन से रेजिस्टेंस पे, जहाँ पे 3000 रेजिस्टेंस है वहाँ पे करंट निकाला। 3000 रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 3000 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे करंट निकाल रहे हैं। भाई ये सर्किट है तुम्हारी, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पर वोल्ट दिया हुआ है 3000, ठीक है, और सॉरी वोल्ट दिया है 120, क्योंकि दोनों के लिए 120 रहने वाला है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 3000, तो ये वाले रेजिस्टेंस पर हम लोग क्या निकाल लेंगे? करंट निकाल लेंगे। ठीक है, हमें पता है टोटल करंट 2 एम्पियर है, यहाँ पे करंट निकाल लें, बाद में माइनस करके 2 एम्पियर से यहाँ वाला करंट आ जाएगा। जब यहाँ वाला करंट आ जाएगा, वोल्टेज पता है 120, वोल्टेज पैरेलल में अलग अलग नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। वोल्टेज पैरेलल में अलग अलग नहीं होता, तो वोल्टेज 120 रहने वाला। तो यहाँ पर फिर करंट मालूम पड़ जाएगा 2 एम्पियर से, ये वाला करंट माइनस करने के बाद, तो बाद में उधर निकाल लेना। ठीक है ना। तो करंट 0.04 एम्पियर आ गया। ये जो सर्किट था तुम्हारा यहाँ पर आ गया 0.04। ठीक है ना। यहाँ वोल्ट मीटर में जहाँ पे 3000 रेजिस्टेंस था, टोटल 2 एम्पियर था, तो यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे बचा 1.96 एम्पियर। अब इस रेजिस्टेंस पे तुम्हें ये निकालना है कि यहाँ पर आर कितना है। ठीक है, हमें पता है कि वोल्टेज तो 120 रहने वाला है, दोनों बाजू भी 120, लेकिन करंट अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे 0.04 एम्पियर, यहाँ पे करंट 1.96 एम्पियर, तो 1.96 एम्पियर और 0.120 वोल्ट से दूसरी तरफ का रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे। वापस सेम फार्मूला डाल के, यही वीर वाला फार्मूला डाल के निकाल लेंगे नया वाला रेजिस्टेंस। अब वी पता है 120 ही रहने वाला है,
पैरेलल में वी नहीं बदलेगा, और करंट क्योंकि इधर साइड नीचे वाला करंट आया था 0.04, तो टोटल 2 एम्पियर करंट था, तो 0.04 माइनस करने के बाद 1.96 इधर एम्पियर हो गया, तो आर का वी बाई आई डाल के निकाल लेना। कह रहा है कि व्हेन वोल्ट मीटर रजिस्टर, तो ये सर्किट का एक्सटर्नल रजिस्टेंस आ गया। ठीक है, कह रहे हैं कि डिटरमाइन द करंट थ्रू द रजिस्टर, अगर इन्फिनेटली लार्ज है वोल्ट मीटर का रजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ आर इज इन्फिनाइट सो नो फ्लो करंट फ्लोज थ्रू द वोल्ट मीटर ब्रांच, दैट विल बी ज़ीरो, देयरफॉर ऑल मेजर करंट इंटायरली पास थ्रू द रजिस्टर आर। तो तुम्हारे पास जो सर्किट थी, ये सर्किट थी, ये ऐसे सर्किट थी, यहाँ पे आर था, यहाँ पे वोल्ट था। तो कह रहा है कि इन्फिनेटली लार्ज अगर वोल्ट मीटर में हाईली करंट रेजिस्टेंस हो जाए, रेजिस्टेंस इन्फिनाइटली लार्ज हो जाए, तो करंट बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम, मतलब बिल्कुल ही इन्फिनाइट लार्ज, ज़ीरो हो जाएगा करंट, है ना। क्योंकि आर बढ़ता है, आर बढ़ता है, आर बढ़ता है, करंट कम होता है, करंट कम होता जाता है। ठीक है ना, तो जितना आर बढ़ाओगे, अब आर इन्फिनाइट करते तो करंट ज़ीरो हो गया, तो पूरा का पूरा 2 एम्पियर यहीं से निकल जाएगा ये वाले आर से, क्योंकि इधर का आर जो है इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर में, उसका जो रेजिस्टेंस है ना बहुत इन्फिनाइट तुमने कर दिया हाई। तो ठीक है, तो पूरा पूरा रेजिस्टेंस फिर कितना आ जाएगा वाला रेजिस्टेंस, क्योंकि फिर 2 एम्पियर हो गया। वी बाई आई, वी तो 120 रहेगा, आई हमने क्या कह दिया, नीचे आई पास नहीं हो रहा है, जो भी आई पास हो रहा है ऊपर ही ऊपर हो रहा है, पूरा पूरा 2 एम्पियर, तो 60 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म मूविंग चार्जेस। A long straight wire is turned into a loop of radius r 10 सेंटीमीटर। एक ऐसे वायर था, बाद में इसे घुमा दिया और ऐसे करके हम करंट पास करवा रहे हैं, 10 सेंटीमीटर का रेडियस है। इफ़ ए करंट ऑफ 8 एम्पियर इज पास्ड थ्रू द लूप, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर सी ऑफ द लूप। 8 एम्पियर है और डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है रेडियस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम पकड़ें तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है मतलब 0.1 मीटर। तो स्ट्रेट वायर से अगर पकड़ोगे, ये इस तरीके समझो, ये लूप, इसी का लूप बना, मैंने डिज़ाइन अलग अलग कर दिया, तो ये सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि रेडियस वही है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ऐसे करके ऐसे किया था, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पकड़ लो, रेडियस ही तुम्हें 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हें 10 सेंटीमीटर दिया है, 0.1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 10 × 10⁻⁻2 ऐसे लिखना सीखो मीटर, ना कि डेसिमल में। सो डिस्टेंस हो गया, और परमेबिलिटी कांस्टेंट तो तुम्हें पता ही है 4π × 10⁻⁻7 मीटर पर एम्पेयर, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। ये परमेबिलिटी तुम्हें गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड का सीधा सा फॉर्मूला मारो ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर में निकालना है एक तरीके से, एक स्ट्रेट वायर और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तुम्हें पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, दैट इज़ μ0I/2πr। और तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, r इज़ योर डिस्टेंस, I इज़ योर करंट इन एम्पियर, बस निकाल लेना सीधा सीधा। तो ये क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। और उसके बाद सर्कुलर लूप भी है, एक तो स्ट्रेट वायर की वजह से हुआ, फिर ये सर्कुलर लूप में भी करंट फ्लो कर रहा है। तो सर्कुलर लूप के लिए हमें पता ही ये फार्मूला क्या होता है, सर्कुलर लूप के लिए अगर हमें निकालना है तो ये हमारा फार्मूला होता है V2μI/2R होगा सिर्फ, हाँ, R कैपिटल R रेडियस माना जाता है, ये स्टैंडर्ड सिंबल याद रखो। तो आ गया ये 165 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक है, आप चाहो तो पाई को वैल्यू सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं भी चाहा तो भी, या इसमें ले लो,
22/7 में ले लिया करो, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन देख लो कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। स्ट्रेट वायर की वजह से ये करंट आ रहा है, लूप की वजह से, सर्कुलर लूप की तो ये करंट आ रहा है। अब तुम्हें डायरेक्शन देखना है, अगर सेम डायरेक्शन हुआ तो प्लस कर लेना है, अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो माइनस कर लेना है। अब देख लो भाई, डायरेक्शन का मेन खेल है, ठीक है। सो द करंट flows counter clockwise in the loop using the right hand thumb rule. The field point upward out of the page center C, ठीक है। तो दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइड में हो रहे हैं। देखो अब यहाँ से डायरेक्शन क्या हो रहा है, आपको एंटी क्लॉकवाइज पकड़ना है ना, तो थम्स अप हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज में। क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है। एंटी क्लॉक, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो अपवर्ड हो रहा है सेंटर। तो सेम द टू फील्ड पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो रही है ना। एक तो हो रहा है अपवर्ड, ठीक है, और इधर करंट का जो फ्लो है, थम्स अप करोगे 8 एम्पियर वाला स्ट्रेट वायर वाला, वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। किसकी तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, डाउनवर्ड। और सर्कुलर लूप वाला देखोगे तो अपवर्ड हो रहा है, बराबर। ये डायरेक्शन चेक कर लेना भाई, डायरेक्शन का मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम डायरेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार नहीं बताना है। तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो रहे हैं, दोनों करंट को बी नेट निकाल लो, माइनस कर लो और आंसर निकाल लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है। और ए 60 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, मास दिया हुआ है 10 ग्राम का। ये एक वायर है, इसका मास 10 ग्राम का है, तो मास है तो डेफिनेटली नीचे mg वेट होगा, नीचे की तरफ जाना चाहेगा वो, है ना, नीचे की तरफ गिरेगा। लेकिन दो फ्लेक्सिबल वायर ने इसको टांगा हुआ है, दो फ्लेक्सिबल वायर ने इसको टांगा हुआ है। और हमें पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ करंट टू रिक्वायर टू बी फ्लोन टू न्यूट्रलाइज द टेंशन ऑफ द हैंगिंग वायर। कह रहे कि इसमें हम कितना करंट दे दें कि नीचे जो mg है वो बैलेंस हो जाए मैग्नेटिक। देखो mg एक फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, और एक फोर्स ऐसे लगाना है हमें ऊपर जिससे कि वायर है ना फ्री हो जाए, मतलब वो टेंशन फ्री हो जाए, नीचे की तरफ गिरे ना, मतलब बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम हो जाए। तो ऊपर कौन सा फोर्स खींचेगा, अब भाई मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड वाला ही कोई ना कोई फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वाला ही फोर्स हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऐसे लगाना है कि बैलेंस हो जाए, मतलब डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की वजह, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो इस तरीके से लगना होना चाहिए कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और नीचे mg वाला फोर्स, ग्रेविटी का फोर्स, ये दोनों बैलेंस हो जाए, दोनों क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। तो mg को तो पता ही है, हमें 60 ग्राम दिया हो तो निकाल ही लेंगे mg का कितना। लेकिन तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स, यानी कितना हम इलेक्ट्रिक करंट दे दें और क्या डायरेक्शन का दे दें, और कितना इलेक्ट्रिक करंट और क्या डायरेक्शन में दे दें कि उसका जो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो जाए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यूनिट कन्वर्जन कर लो, जैसे मैंने कहा था कि 10 की पावर में रेस किया करो, सेंटीमीटर है, ग्राम है तो भी 10 की पावर में रेस करो, 10 की पावर -3 किलोग्राम, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड 0.40 टेस्ला दिया गया है, 0.40 टेस्ला दिया गया है। हमें बताना है करंट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो बस कॉन्सेप्ट वही है भाई कि एक हमारा ये चल रहा है mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक चल रहा है फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिज्म, तो दोनों का आपस में इक्वेट करना है, दोनों का आपस में क्या करना है, इक्वेट करना है, क्योंकि तभी वो बैलेंस इक्विलिब्रियम में आएगा ना, इक्विलिब्रियम बेस पर है। तो mg = ILB साइन 90 कर देना, ठीक है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है 90 डिग्री हो रहा है, वो डायरेक्शन निकाल लेना, वो आपको निकालना आना चाहिए, तो 1 हो जाएगा। तो दैट विल बी ILB = mg। अब इसमें क्या क्या गिवन है भाई, तो b गिवन है, लेंथ गिवन है ना, लेंथ m गिवन है, ग्रेविटी हमें पता है,
या 9.8 ले लेना बाई डिफ़ॉल्ट, और सबको इधर डिवाइड में भेज देना और आई निकाल लेना। ओके, ये थी कहानी, काफ़ी इजी, काफ़ी आसान सी। अब करंट यह आ रहा है, अब तुम्हें डायरेक्शन बताना है। अब डायरेक्शन देख लो, नीचे की तरफ एम लग रहा है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो अब वहाँ से देख लो करंट का डायरेक्शन चाहिए तुम्हें, ठीक है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो मिडल वाली फिंगर है जो किस तरफ जाएगी वो देख लेना। करंट मस्ट फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जा रहा है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा भाई फोर्स हमें ऊपर की तरफ लगाना है। क्यों फोर्स ऊपर तरफ? मैग्नेटिक फोर्स क्यों ऊपर लगाना है? क्योंकि एम क्या है, नीचे की तरफ है, तो फोर्स ऊपर रखना है। फोर्स ऊपर रखना है मतलब थंब तुम्हें ऊपर रखना है, बराबर ना। थंब ऊपर रखोगे तो फिर देख लेना राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड वाला रूल, अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर रहे हो, या फिर मैंने बताया था पाम रूल, और इसका राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो उससे भी कर सकते हो तुम। इजी था क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं जहाँ पे तुम्हें समटाइम इसी का इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस पर भी आता है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स ये लग रहा है, इक्विलिब्रियम आपको बताना होता है, कुछ भी अननोन वैल्यू दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ इट्स कॉइल ऑफ 24 टर्न्स, एन तुम्हें 24 दिया हुआ है, एंड 12 ohms रेजिस्टेंस दिया हुआ है। बाय हाउ मच द नंबर ऑफ टर्न्स शुड बी इंक्रीज, ठीक है। दो पार्ट में क्वेश्चन है, एक पार्ट की अलग इन्फॉर्मेशन तुम लिखना, दूसरे पार्ट में क्या रहेगी, हम कितना टर्न्स बढ़ा दें कि ओवरऑल गैल्वेनोमीटर में जो करंट की सेंसिटिविटी है 25% बढ़ेगा, तो कितना टर्न्स बढ़ा दें। इफ़ इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इंक्रीज टू 20 ohm, तो हमें रेजिस्टेंस 20 ohm बढ़ाना पड़ेगा, ये बोला गया, ठीक है। What will be the effects of voltage sensitivity of galvanometer? ओके, तो जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है वो लिख लेना। अब करंट सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, गैल्वेनोमीटर का एक कॉन्सेप्ट है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इनिशियल जो तुम्हें टर्म दिए हुए हैं, दो पार्ट में क्वेश्चन है, तो N1 R1 इस तरह ले सकते हो। N1 24 है, R1 तो 12 ओम है, ठीक है। तो अब दोबारा में करंट सेंसिटिविटी इसमें 25% बढ़ाना है अगर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 20 ohms हो जाएगा। हमें फार्मूला पता है कि पहले करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है, NBA/C, ठीक है। तो N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल। इसी को बस एक दूसरे डिवाइड भी कर सकते हो, या जो जो कांस्टेंट है वो हटा के बाकी आप ले सकते हो, उसके बाद एक दूसरे को डिवाइड करके निकाल लो बाकी इन्फॉर्मेशन। पता है कंपैरिजन वाला इसी किया जाता है ना। वापस एक नया वाला I-S निकालना है, समझो तुम्हें, इज इक्वल टू NBA/C, ऐसे डिवाइड करेंगे, जो जो कांस्टेंट है वो हटा देंगे, एरिया वेरिया तो सब हट ही जाएगा ना पूरा। अच्छा, ये तो BAC ये सारे क्या होने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं, है ना। हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ़ टर्न्स चेंज करना है, हमें सिर्फ किसको चेंज करना है, नंबर ऑफ़ टर्न्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को तो बाद में लगेगा। सो अब तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन हो गया नंबर ऑफ़ टर्म का और उसके सेंसिटिविटी से। और जो नया वाला जो सेंसिटिविटी है वो मतलब 25% बढ़ जाए, मतलब 125% हो जाएगा। मतलब पुराने वाले इनिशियल वाले करंट से 1.25 मल्टीप्लाई कर दो, नया वाला IS, पुराने वाला जो इनिशियल IS है 1.25% बढ़ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो उसके बाद देखो, अब हमें पता है कि I का इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो जो IS 2 कितना आ गया, 1.25 इंटू IS1 आ गया। अब डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ, जो N2 रहेगा वो N1 का 1.25 बढ़ जाएगा,
बात समझे कि नहीं समझे इसको करने का तरीका? तुम ऐसे सोचो, आई एस इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई न्यू आई डैश अपॉन ये N1 है, ये N2 है, ऐसे सोचो तुम, ठीक है। अगर आई एस 1 है तो ये न्यू आई एस 1.25 हो जाएगा, क्योंकि 25% ज़्यादा है, N1 24 है, तो N2 कितना होगा, बराबर ऐसे करना। N2 ऊपर जाएगा, N2 इधर ऊपर जाएगा, उधर 1.25 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, बराबर ना। नॉर्मल कंपैरिजन करना है तुम्हें, रेशियो है ना। आई एस अपॉन न्यू आई एस इज इक्वल टू, अब आई एस का नंबर टर्म तो डायरेक्ट रिलेशन था, ठीक है ना। तो N1 ऊपर रखेंगे, मतलब इनिशियल वाला ऊपर रखेंगे, फाइनल बाद वाला बाद में रखेंगे, तो 30 आ जाएगा, 30 टन्स। तो N तो आ गया 30 टन्स। कब? जब हम 25% बढ़ा देंगे करंट को, ठीक है। करंट सेंसिटिव 25% बढ़ गई, तो नंबर ऑफ टर्न 30 हो गया। अब तुम्हें वोल्टेज सेंसिटिविटी निकालनी है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या? आई एस बाई आर। अब यानी नया वाला वोल्टेज, नया वाला निकालना है, तो वी एस बाई VS2 या V1 ले लो बाई V2 इज इक्वल टू I1, मतलब करंट सेंसिटिव पहला वाला जो ये है, I1 बाई, मतलब ऐसा आएगा ना, I1 V1 का I1 बाई R1 अपॉन V2 का I2 बाई R2, बराबर। ये V1 का V1 के ऊपर लिख दिया, अपॉन V2 का V2 का लिख दिया, बाद में रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे VS2 ऊपर है तो R1 ऊपर है ना, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। हम लोग का कैसा आ रहा था देखो, V1 अपॉन V2, V1 को ऊपर V1 का फॉर्मूला लिखा, V1 का फॉर्मूला क्या होगा? I1 बाई R1 अपॉन I, और ये V2 का I2 बाई R2, तो I1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई R2 रेसिप्रोकल होके अपॉन I2, यहाँ आएगा V1 अपॉन V2। तो वैसे देखिए है, देख लो आप पीछे पीछे जो आपको दिया हुआ है ऊपर, उसमें V2 ऊपर है, तो I2 ऊपर, R1 ऊपर, हमारा वही ना, V2 नीचे तो R1 नीचे, I2 नीचे है ना, और रेसिप्रोकल इसमें लिखा है ना, एक ही बात है। अब आपको क्या करना है, हमें पता है कि ये वाला तो I1 तो 1 है, I2 तुम्हारा 1.25 था, R1 12 है, और R1 12, R2 20 है, तो कंपैरिजन करेंगे दोनों का, तो वोल्टेज 0.75 आ गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी 0.75 आ गया। इसका मतलब अगर वोल्टेज 0.75, मतलब जो नया वाला वोल्टेज है वो 0.75 क्या हो गया है, 75% कम हो गया है, 75% हो गया है, तो 25% कम हो गया है, ओके। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्वेश्चन गिवन है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ diameter 1.8 सेंटीमीटर हैज़ 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच, 400 टन ईच है, 5 लेयर है, तो 2000 टन्स हो गए। कैरीज करंट ऑफ 8 एम्पेयर, एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नियर द सेंटर, ठीक है। एक बेसिक फार्मूले बेस पर क्वेश्चन, ज़्यादा घुमाया फिराया तो है नहीं इसमें। तो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड तुम्हें दिया हुआ है, डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर है, तो अब देखो अगर लेंथ और डायमीटर उसका देखोगे ना, तो लेंथ काफ़ी बड़ी है ना, काफ़ी ज़्यादा। जब लेंथ बड़ी हो डायमीटर से या रेडियस से कह सकते हो, तो हम फार्मूला है ना, इन्फिनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड ले सकते हैं। आपको ऐसा मानना बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है ना इसका ये रेडियस, तो उसके आगे वो इन्फिनाइट ले सकता है। तो टोटल 2000 टन्स हो रहे हैं,
करंट ये है, परमेबिलिटी में मालूम है। तो इनफिनाइट सोलेनाइड का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, म्यू नॉट एन इंटू आई। तो स्मॉल एन का मतलब समझो, हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान में रखना है। तो कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स होता है पर यूनिट लेंथ होना चाहिए। सीधा सीधा फॉर्मूले में लगा लो और आंसर आ गया 10। आंसर आ रहा है। श्योर। नहीं 10 नहीं है, यहाँ आ रहा है आगे, ये फाइनल आंसर है ये। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर्स एक और मैंने ये किया है, रिकॉर्ड किया, सिंप्लीफिकेशन 4। इसको ज़रूर से ज़रूर करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले सिंप्लीफिकेशन 1 2 3 मैंने किया था, 4 आपका फाइनल है और बहुत ज़बरदस्त है। सिंप्लीफिकेशन 4 या 5 याद नहीं आ रहा, 4 या 5 है ना, ज़रूर करो। ओके, ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है। इससे बताना है कि करंट पासिंग थ्रू वायर वेरीज विद टाइम एज प्रोवाइडेड बिलो। तो आपको ग्राफ दिया हुआ है, ज़ीरो ये टाइम है, टाइम दिया हुआ मिली पर सेकेंड में, हाँ ये ध्यान रखना मिली पर सेकेंड में है, ठीक है। और ये करंट दिया एम्पेयर में। तो 3 मिली सेकेंड तक में कितना है मिली सेकेंड, नीचे तो 5 सेकेंड है, चलो देखते हैं। 0 से 5 सेकेंड के बीच में, 0 से 5 सेकेंड के बीच में कह रहा है कि चार्ज बताओ टोटल कितने हो रहे हैं, कितने चार्ज पासिंग में। अगर आई वाला फॉर्मूला देखो, क्यू बाई टी है ना फॉर्मूला, तो क्यू मतलब वही क्यू निकालना है तुम्हें, चार्जेस। फिर 0 से 9 के बीच में निकालना है, ये 2 हमें निकालने हैं, ठीक है। तो क्योंकि करंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो टोटल जो चार्ज निकालोगे तुम थ्रू ए कंडक्टर इज ए इंटीग्रल करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि करंट तुम्हारा क्या है, यूनिफॉर्म तो है नहीं, वेरी कर रहा है ना, ये सब वेरी कर रहा है टाइम के हिसाब से। अलग अलग करंट हर सेकेंड में, हर माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड में करंट अलग अलग पास हो रहा है, कुछ नहीं है। तो क्यू का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला इज इक्वल टू आई इंटू टी, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रल पार्ट में लेंगे डॉट डी टी, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट टाइम चेंज हो रहा है ना, तो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सो ऑन ए करंट टाइम ग्राफ दिस कैलकुलेशन में ट्रांसलेट ज्योमेट्रिकली टू, अगर इसको ज्योमेट्रिक तरीके से निकालना है तो जो भी एरिया आएगा, अगर आपको मोशन वाला याद हो ग्राफ, हम लोगों को मोशन मतलब यहाँ पे वेलोसिटी दी जाती थी, यहाँ पे टाइम और स्पीड यूनिफॉर्म, मतलब जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती थी, ठीक है, बदलती रहती थी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में बदलती रहती थी। तो हम लोग या तो फॉर्मूला डाल के करें टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए, एज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर इसका एरिया को ब्रेक करके सारा एरिया निकाल लिया, तो जितना भी एरिया आता था वो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल आ जाता था। इसमें भी यही है कि अगर हम आई टी कर्व में अगर टोटल एरिया निकाल लें तो जितना भी है वो सारा है ना करंट कितना पास हुआ आ जाएगा। तो ऐसे इंटीग्रेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
ग्राफ को स्प्लिट करने के लिए भाई ये मुझे बताना पड़ेगा क्या कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग निकालो, फिर यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा सा अलग निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग निकालो, फिर यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल अलग निकालो। ट्रेपेजियम चाहे तो ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला डाल सकते हो, लेकिन अगर अलग अलग किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ट्रायंगल रेक्टेंगल अलग कर लिया, ठीक है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल अलग कर लिया। फिर ये वाला रेक्टेंगल छोटा, ये और छोटा सा ट्रायंगल उसे अलग कर लो। ट्रायंगल फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर भी ये वाला रेक्टेंगल अलग और ये ट्रायंगल अलग। सारे का सबका एरिया तुम्हें क्या करना है, प्लस कर देना है और टोटल टाइम आ जाएगा। इस तरीके से करो भाई इस क्वेश्चन को।